नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अध्याय 13 की क्लास कंप्लीट कर ली है। उसकी एमसीक्यू क्लासेस भी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ एमसीक्यू क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम अध्याय 14 शुरू करने वाले हैं। अध्याय 14 के बाद केवल एक अध्याय शेष रह जाएगा, अध्याय 12। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 14 जिसमें नियंत्रण के बारे में बताया गया है और इस अध्याय में धारा 309 से लेकर धारा 327 तक धाराएं दी गई हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं धारा 309 के साथ। धारा 309 में निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में बताया गया है। आसान भाषा है, केवल पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है, राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे अधिनियम के अधीन प्रदत्त की जाए। दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार निदेशक की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जितनी संख्या में वह आवश्यक समझे और अधिकारी निदेशक के नियंत्रण के अधीन रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों का पालन करेंगे जो निदेशक द्वारा समुन्निदिष्ट की जाएं। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में कि जो राज्य सरकार है वह किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के पद पर नियुक्त कर सकती है और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम के द्वारा उसे प्रदत्त की जाएंगी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि राज्य सरकार निदेशक की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है। अब वह अधिकारियों की नियुक्ति कितनी संख्या में करेगी? तो राज्य सरकार जितनी संख्या में उचित समझे उतनी संख्या में वह निदेशक की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। तीसरा पॉइंट यह बताया गया है या फिर दूसरे पॉइंट में यह दिया गया है कि जो सहायक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वह निदेशक के नियंत्रण में और निर्देशन में कार्य करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि नियुक्त अन्य अधिकारी अर्थात जो सहायता के लिए अन्य अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों का पालन करेंगे जो निदेशक के द्वारा उन्हें दी जाएं या समुन्निदिष्ट की जाएं। तो यह धारा 309 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 310 जिसमें निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस धारा को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया है कि जिससे हमें समझने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार लिखने से समझ में आ जाएगी यह धारा। धारा 310 में यह दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को निम्न शक्तियां होंगी। अर्थात इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि राज्य सरकार है वह निरीक्षण के लिए या पर्यवेक्षण के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है और जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा उसके पास निम्न शक्तियां होंगी। जिसमें पहला पॉइंट या पहली शक्ति है, नगरपालिका या उसके नियंत्रण या प्रबंध में कोई संस्था होगी जो किसी स्थावर संपत्ति का या कार्यस्थल का अधिभोग कर रही होगी। अब आप देखिए, या तो नगरपालिका स्वयं या उसके नियंत्रण में या प्रबंध में कोई संस्था जब संचालित होगी तो या तो वह किसी स्थावर संपत्ति पर संचालित होगी या किसी प्रकार का कार्यस्थल होगा, वहां वह संस्था काम कर रही होगी, या नगरपालिका की किसी संपत्ति में या नगरपालिका के ही कार्यस्थल पर प्रवेश तथा निरीक्षण करने और करवाने की शक्ति होगी। तो इसमें यही दिया गया है इस पॉइंट में, क्या तो नगरपालिका के कार्यस्थल में या उसके नियंत्रण या प्रबंध में चल रही किसी संस्था के अंदर जो नियुक्त अधिकारी है वह प्रवेश कर सकता है तथा निरीक्षण भी कर सकता है और करवा भी सकता है। यह शक्ति इस नियुक्त अधिकारी के पास होगी। दूसरा पॉइंट है, नगरपालिका की या किसी समिति की किसी कार्यवाही के उद्धरण का इंग्लिश वर्ड पीडीएफ में दिया गया है एक्सट्रैक्ट, लेकिन हमने आसान करने के लिए या आसानी से समझने के लिए इसको समरी से रिप्लेस कर दिया है। तो आप समझिए कि कार्यवाही के उद्धरण अर्थात कार्यवाही की जो समरी होगी उसे। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, नगरपालिका के कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज, पुस्तक, विवरण, रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की शक्ति इस नियुक्त अधिकारी के पास होगी। अब इस पॉइंट को और अच्छे से आप समझिए, इसमें यही दिया गया है कि या तो नगरपालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या उसकी किसी समिति के द्वारा जो कार्रवाई की गई है,
तो कार्रवाई का जो समरी निकल के आएगी या कार्रवाई का जो भी निचोड़ होगा निकल के आएगा वह प्रस्तुत करने की अपेक्षा यह नियुक्त अधिकारी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि नगर पालिका के कब्जे में या उसके नियंत्रण में जो भी दस्तावेज हैं, पुस्तक हैं, विवरण हैं, रिपोर्ट है, उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी यह नियुक्त अधिकारी कर सकता है। यह शक्ति नियुक्त अधिकारी की होगी। अब तीसरा पॉइंट है, यह घ पॉइंट है पीडीएफ में, और घ पॉइंट को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नगर पालिका के मामले में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित जांच संचालित करने, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग और अभिलेखों को कब्जे में लेने जो जांच के लिए आवश्यक हो की शक्ति नियुक्त अधिकारी के पास होगी। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि जो नियुक्त अधिकारी है वह राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित जांच संचालित कर सकेगा नगर पालिका के मामले में। अर्थात यदि राज्य सरकार कोई निर्देश देती है जिसमें नगर पालिका पर जांच की जानी है तो उस जांच को यह नियुक्त अधिकारी संचालित करेगा। यह उस अधिकारी की शक्ति होगी। सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए और जांच के दौरान जो भी अभिलेख हैं उनको प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है अधिकारी, और अभिलेखों को कब्जे में भी ले सकता है। और कौन से अभिलेख कब्जे में लिए जाएंगे, जांच के लिए आवश्यक होंगे वह अभिलेख वह अधिकारी कब्जे में ले सकता है। यह उसकी शक्ति होगी। इस धारा में 2 पॉइंट और शेष है जिन्हें हम आगे देखेंगे। धारा 310 का अगला पॉइंट है, नगर पालिका द्वारा की जाने वाली या की जा रही किसी बात के संबंध में आपत्ति पर अधिकारी युक्ति युक्त समय के भीतर कारण बताते हुए लिखित उत्तर देने की अपेक्षा करेगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका कोई कार्य कर रही है या करने वाली है और उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है जो ऐसे अधिकारी की समक्ष उसकी जानकारी में आ जाए, तो ऐसा अधिकारी नगर पालिका को कारण बताते हुए लिखित उत्तर देने की अपेक्षा करेगा कि नगर पालिका उसे कारण बताते हुए लिखित उत्तर दे कि वह ऐसा किस कारण से कर रही है। धारा 310 में दूसरा पॉइंट है, नियुक्त अधिकारी को दी गई समस्त शक्ति या कोई भी शक्ति अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी। तो हमने धारा 310 के अंदर हम जिस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए कर रही है, उस अधिकारी को जो दी गई शक्तियां हैं या तो वह सभी शक्तियों का या कुछ शक्तियों का अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। अर्थात अपनी शक्तियों को अधीनस्थ अधिकारी को दे सकता है या उसमें ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारी के संबंध में यह बात दी गई है कि वह अधिकारी उपखंड अधिकारी की रैंक से नीचे का ना हो। अर्थात जिस अधीनस्थ अधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी वह अधिकारी उपखंड अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो यह धारा 310 के अंदर दिया गया है। अब हम अगली धारा देखेंगे। अगली धारा है धारा 311। यह धारा भी आसान है। इस धारा में बताया गया है नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति के बारे में। इस धारा में दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण करने तथा नगर पालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी। तो यह आसान भाषा है, समझ में आ गई होगी आपको कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए यदि कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है या प्राधिकृत किया जाता है तो वह अधिकारी किसी भी नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है तथा नगर पालिका के अभिलेखों को तलब भी कर सकता है और यह शक्ति उस अधिकारी के पास होगी। अगली धारा है धारा 312। धारा 312 के अंदर नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसे हम निम्न प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नगर पालिका के आदेश, संकल्प या किसी कार्य के निष्पादन को जो किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, जिसके कारण जनता को हानि या क्षोभ पहुंच रहा हो या शांति भंग हो सकती हो या नगर पालिका के हित में ना हो, तो नियुक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षरित लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलंबित कर सकेगा और काम किए जाने को प्रतिसिद्ध कर सकेगा। तो धारा 312 के अंदर यह दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है या प्राधिकृत अधिकारी है वह नगर पालिका के किसी आदेश, संकल्प या किसी कार्य के निष्पादन को जो किया जाने वाला हो
या किया जा रहा हो, अर्थात नगर पालिका ने कोई आदेश जारी किया या संकल्प लिया या नगर पालिका कोई कार्य करने वाली है जो या तो करने वाली है या किया जा रहा है उसके द्वारा, तो उस कार्य के द्वारा, उस आदेश के द्वारा या संकल्प के द्वारा जनता को किसी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना है, या फिर हो सकता है उस आदेश या संकल्प से या कार्य से शांति भंग हो सकती हो, और ऐसा करना यदि नगर पालिका के हित में ना हो तो फिर वह नियुक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षरित लिखित आदेश के द्वारा इस प्रकार के आदेश के, संकल्प के और किसी कार्य के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा और वह इस कार्य को प्रतिसिद्ध भी कर सकता है। यह धारा 312 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी धारा 312 में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। धारा 312 में अगला पॉइंट है, जब नियुक्त अधिकारी ऐसा आदेश करेगा तब आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को तथा एक प्रति प्रभावित होने वाली नगर पालिका को तत्काल अग्रेसित करेगा। ऐसे आदेश के अंदर ऐसा किया जाने के कारण सहित विवरण भी बताए जाएंगे और उसके बाद राज्य के विवेकाधीन होगा कि वह आदेश को विखंडित कर दे या उपांतरण सहित या बिना उपांतरण के उचित कालावधि के लिए प्रवृत्त कर दे या प्रवृत्त रहेगा। अब इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो भी नियुक्त अधिकारी है वह आदेश जारी कर रहा है। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि वह निलंबन का आदेश जारी कर सकता है, तो जो निलंबन का आदेश जारी किया जाएगा उस आदेश की एक प्रति तो राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति प्रभावित होने वाली नगर पालिका को भेजी जाएगी, और उस आदेश के अंदर निलंबन किस कारण से किया गया है यह बताते हुए विवरण भेजा जाएगा। उस आदेश के अंदर उस निलंबन के कारण और अन्य विवरण को बताया जाएगा, और जब वह राज्य सरकार के पास पहुंचता है यह आदेश की प्रति, तब राज्य सरकार के विवेकाधीन होगा कि या तो वह आदेश को विखंडित कर दे, अर्थात उस नियुक्त अधिकारी द्वारा जो निलंबन का आदेश जारी किया गया है उसको विखंडित कर सकती है राज्य सरकार, या फिर हो सकता है कि उस आदेश में कुछ बदलाव करे या बिना बदलाव किए किसी कालावधि के लिए उसे लागू कर दे या प्रवर्तित कर दे। तो यह राज्य सरकार के विवेकाधीन है कि वह चाहे तो उसको विखंडित कर सकती है उस आदेश को, चाहे किसी प्रकार के बदलाव या बिना बदलाव के उसे उचित कालावधि के लिए लागू कर सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने योग्य ये है, परंतु ऐसा आदेश नगर पालिका को विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्ति युक्त अवसर दिए बिना राज्य सरकार द्वारा पुष्ट, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा। अब जो भी आदेश नियुक्त अधिकारी के द्वारा निलंबन के लिए जारी किया जा रहा है तो उसकी एक कॉपी राज्य सरकार को भेजी जा रही है और एक कॉपी नगर पालिका को भेजी जा रही है। तो राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व, हो सकता है राज्य सरकार द्वारा उस आदेश को कंफर्म किया जा रहा हो, रिवाइज किया जा रहा हो या बदलाव किया जा रहा हो, तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा उससे पहले उस आदेश को नगर पालिका को देखने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा और नगर पालिका उसमें विरुद्ध हेतुक दर्शित करेगी, अर्थात उसके कार्य और आदेश या संकल्प के विरुद्ध जो बात उस आदेश में कही गई है जिसके कारण निलंबन हुआ है वह उसकी जांच करेगी और उसको देखेगी। तो नगर पालिका को सबसे पहले यह मौका दिया जाएगा कि उस आदेश के अंदर जो कारण बताया गया है निलंबन का उसको वह देखे और उसका अवसर उसको दिया जाएगा। उसके बाद ही राज्य सरकार उस आदेश को या तो कंफर्म करेगी या रिवाइज करेगी या फिर किसी प्रकार का बदलाव इत्यादि कर सकती है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। धारा 312 यहाँ पे समाप्त होती है। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। हो सकता है आज की क्लास छोटी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे की क्लासों में धाराएं कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।